नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। नाविका कुमार ने अहमद पटेल की बेटी से पूछा, कांग्रेस में लोकतंत्र है? और क्या जवाब दिया? जवाब आया, मुझे नहीं लगता। फिर उन्होंने कुछ खुलकर कहने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि बस 2-3 लोग हैं जो सारे फैसले ले रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा कांग्रेस में जिस तरीके से फैसले होते हैं, जिस तरीके से मनमानी चलती है, उससे क्षुब्ध होकर के पार्टी छोड़ करके जा चुकी है। इसके अलावा गुलाम नबी आजाद, जिन्होंने संजय गांधी के साथ काम किया, राजीव गांधी के साथ काम किया, सोनिया गांधी के साथ भी काम किया, पीवी नरसिम्हा राव सरकार में भी रहे, वो चचा केसरी के साथ भी रहे, मनमोहन सिंह के साथ भी रहे, और कुछ हद तक मैं कहूंगा कि राहुल गांधी के साथ भी रह करके उन्होंने काम किया, करने की कोशिश की। और जब बेइज्जत किए गए, जब उनको मिलने तक का समय नहीं दिया गया, वो नौबत आ गई, तो फिर 7 पेज की एक चिट्ठी लिख करके कांग्रेस से चले गए, रुखसत हो गए। कांग्रेस में इस समय जो हालत है, इस समय जो राहुल गांधी जिन चेहरों से घिरे हुए हैं और जिस तरीके के वो फैसले ले रहे हैं, उसको लेकर के खदबदाहट है, नाराजगी है, एक मंच तैयार हो रहा है, एक बेस तैयार हो रहा है। उनकी लीडरशिप, उनके तौर तरीके और जो काम-काज वो जिस तरीके से कर रहे हैं, कभी भी विदेश चले जाना, किसी भी समय चले जाना, कोई जवाबदेही ना होना, किसी तरह की कोई जिम्मेदारी ना लेना, और अगर पार्टी चुनाव दर चुनाव हारती जा रही है, तो इसके कारणों पर मीमांसा ही ना करना, विमर्श ही ना करना, कोई हार के कारणों को तलाश करने के लिए कमेटी ही गठित ना करना, और हर हार से कोई सबक ही ना सीखना, बल्कि अलग तरीके से एक रवैया अपनाना, कभी किसी को जिम्मेदार ठहराना, जैसे चुनाव आयोग को, कभी ईवीएम को, कभी मतदाता सूची को, कभी एसआईआर, कभी वोट चोरी। इन सब चीजों को लेकर के पार्टी के भीतर जो कुछ चल रहा है, वो अब निकल करके बाहर आना शुरू हो चुका है। दिग्विजय सिंह की पोस्ट क्या कहती है? एक दिन पहले दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया, और आमतौर पर दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के करीबी माने जाते रहे हैं एक दौर में। भट्टा पारसोल वाला वो सीन याद करिए, जब मोटरसाइकिल पर बैठा करके राहुल गांधी और ये जाकर के वहां किसानों से बात कर रहे थे। एक समय था जब ये कहा जाता था कि दिग्विजय सिंह ही राहुल गांधी को शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह ने एक फोटो जारी किया जिसमें नरेंद्र मोदी जमीन पर बैठे हुए हैं, लाल कृष्ण आडवाणी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उनकी पत्नी भी कुर्सी पर बैठी हुई है। पीछे की पांत में हम देख रहे हैं प्रमोद महाजन से लेकर के आनंदीबेन पटेल, सब कुर्सियों पे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जमीन पर बैठे हुए हैं। खिचड़ी दाढ़ी है, अपेक्षाकृत नौजवान है, 1995 का फोटो है, और ये तब का है जब केशुभाई गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। जगह नहीं मिली कुर्सी पे बैठने की, नीचे जमीन पर बैठ गए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये है संगठन की शक्ति, अनुशासन। एक साधारण कार्यकर्ता, एक बेहद प्रभावशाली तस्वीर है ये, जिसमें एक साधारण से कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जो जमीन पर बैठे हुए, वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी बनते हैं और
देश के प्रधानमंत्री भी बनते हैं और बने हुए हैं, तीसरी बार बने हैं। दिग्विजय सिंह ने ये क्यों कहा है? क्योंकि अब कांग्रेसियों का भीतर का कोई जमीर जाग रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी फैसले कर रही है, अध्यक्ष चुनने के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए करीब 1.5-2 साल का इंतजार किया पार्टी ने, और उसके बाद किसे चुना? बिहार के नितिन नवीन को, जो 45 साल के हैं, जो कई बार के एमएलए हैं, कभी सांसद नहीं बने, कभी राष्ट्रीय राजनीति भी नहीं की, और भारतीय जनता पार्टी ने केवल नितिन नवीन को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनकर के एक मैसेज नहीं दिया है साहब। रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाना, जो दलित समुदाय से आते हैं, द्रौपदी मुर्मू साहिबा को फिर राष्ट्रपति बनाना दूसरा, जो आदिवासी वनवासी समुदाय से आती हैं, अलग अलग राज्यों के अननोन से चेहरों को मुख्यमंत्री बनाना, और अलग अलग जातियों से, समूहों से वो आते हैं, उनके साथ जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर लगाए वो भी, जो मंत्रिमंडल का गठन होता है उसमें भी हर वर्ग का ध्यान रखना, हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, और एक साधारण अननोन से चेहरों को दायित्व देकर के गवर्नेंस देना, डिलीवर करना, वादों को पूरा करना। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की कई राज्यों में सरकारें रिपीट हो रही हैं। 5 साल बाद पब्लिक उनको फिर चुनती है। मैं हिमंता बिस्वा शर्मा या योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं ले रहा। योगी आदित्यनाथ तो खैर पीठाधीश्वर हैं, गोरक्षनाथ पीठ के। उनको वहां से लाया गया और उन्होंने उत्तर प्रदेश की जिस तरीके से कायाकल्प की है वो अभूतपूर्व है। हिमंता असम में जो कर रहे हैं उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। घुसपैठियों को जिस तरीके से वो निकाल बाहर कर रहे हैं, अवैध मदरसों मस्जिदों पर जिस तरीके से बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, और जो स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, वो अभूतपूर्व ही है, ऐतिहासिक है। उनका कंट्रीब्यूशन बहुत लंबे समय तक याद रखा जाएगा। इसी तरीके से उत्तराखंड में धामी को लाना, राजस्थान में भजन लाल शर्मा को, उससे पहले हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को, और फिर सैनी साहब को, नायब सैनी को, मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान की जगह मोहन यादव को, छत्तीसगढ़ में एक नए चेहरे को, उड़ीसा में एक नए चेहरे को, अलग अलग राज्यों में जिस तरह की लीडरशिप इवॉल्व की जा रही है, और आम लोगों को ये लग रहा है कि ये किसी खानदान विशेष से नहीं है, ये वंशवादी परंपरा से नहीं आते हैं। और यही वजह है क्योंकि ये लोग आकर के काम कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, जो वादे किए जाते हैं उनको पूरे कर रहे हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हर तरीके का, वो केंद्र सरकार उस पर निवेश कर रही है, वो दिखाई दे रहा है, लोगों को बदलाव दिखाई दे रहे हैं। और ये जो नए चेहरे हैं अलग अलग क्षेत्रों के, जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, और खुद प्रधानमंत्री कह चुके हैं, लाल किले की प्राचीर से कह चुके हैं कि 1 लाख ऐसे कार्यकर्ताओं को बीजेपी में लाना है जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि ही ना हो। और दूसरी तरफ कांग्रेस है, संगठन पर और पार्टी पर जिस तरीके से एक ही खानदान कुंडली मारे बैठा है, और वही पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की किस्मत तय कर रहा है, किसको सम्मान देना है और किसको अपमानित करना है, किसकी उपेक्षा करनी है और किसको आगे बढ़ाना है। और परिणाम शून्य। लोकसभा चुनाव में 52 से
99 सीट गई थी और इन्होंने अपनी जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था, जबकि तीसरी बार राहुल गांधी चुनाव हारे थे। लोकसभा का चुनाव हारे थे एज प्राइम मिनिस्टर फेस। लेकिन जश्न मनाया जा रहा था जैसे जीत गए हों। क्यों मनाया जा रहा था? ताकि पार्टी के भीतर से कोई ये सवाल पूछना शुरू ना कर दे कि भाई लगातार तीसरा चुनाव आप हार चुके हैं, अब छोड़िए, अलग हटिए, किसी और को आगे आने दीजिए। लेकिन खानदान विशेष से हैं, ये माहौल ही ना बन पाए, इसलिए जश्न मनाना शुरू कर दो। लेकिन बहुत जल्दी इनको एहसास हो गया जब नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली कि वो जीते नहीं, हारे हैं, और नरेंद्र मोदी 240 सीटें ला करके इंडिपेंडेंटली बीजेपी, लेकिन एनडीए की 293 सीट आई और वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तब इनकी तंद्रा भंग हुई और इन्होंने संविधान की वो प्रति लेकर के और संसद परिसर में भी और संसद के भीतर भी ड्रामा करना शुरू किया कि हम तो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसके बाद भी आप देख लीजिए, लोकसभा चुनाव के बाद 6 राज्यों में चुनाव हुए हैं, जिनमें से 4 में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी सरकार बन गई है। और 2 राज्यों में, एक में नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरे में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बन गई। कांग्रेस की कहीं सरकार नहीं बनी है। राज्य दर राज्य जो चुनाव हो रहे हैं, उनमें जो हार मिलती जा रही है कांग्रेस पार्टी को, और दिल्ली में तो छठा चुनाव है जिसमें शून्य मिली है। 3 लोकसभा और 3 विधानसभा चुनाव जिनमें खाता नहीं खुला कांग्रेस का। तो अब जिस तरीके से इमरान मसूद का बयान आया कि प्रियंका वाड्रा को पीएम बनाओ, पीएम का चेहरा बनाओ, यानी राहुल गांधी के खिलाफ घर के भीतर से ही एक तरीके की सुरसुराहट शुरू हो चुकी है, बगावत शुरू हो चुकी है, मैं कहूंगा। इसके बाद रॉबर्ट वाड्रा का सामने आना और ये कहना कि लोगों की मांग है कि प्रियंका को आगे लाया जाए, और लोग तो मुझे भी चाहते हैं कि मैं राजनीति में आऊं। अब कौन लोग चाहते हैं पता नहीं, लेकिन उन्होंने अपना नाम भी आगे कर दिया। और दिग्विजय सिंह का ट्वीट ये क्या कहता है? ये कहता है कि एक साधारण कार्यकर्ता, जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में उन्होंने कहा है, ये समझने की जरूरत है, अंडरलाइन है ये चीजें, कि जिन नरेंद्र मोदी को आप दिन रात कोसते हैं, पानी पी पी करके गालियां निकलवाते हैं, वो एक साधारण कार्यकर्ता जो केशु भाई के शपथ समारोह में जमीन पर बैठा हुआ था, वो संघ और बीजेपी की नर्सरी में पैदा हुआ, वहां से खाद पानी मिला, संस्कार मिले। जमीन पर बैठने वाला कार्यकर्ता किसी राज्य का मुख्यमंत्री भी हो सकता है और इस देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बन सकता है। इसका मतलब ये है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और इन सबको दिग्विजय सिंह ने इनडायरेक्ट वे में ये नसीहत दी है कि अगर आप पार्टी का भला नहीं कर पा रहे हैं, बुरा ही बुरा हो रहा है, और आप अगर ये भी नहीं देख पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जमीन से उठ करके प्रधानमंत्री पद तक कैसे पहुंचे हैं, कितना श्रम, कितना परिश्रम, कितना अनुशासित जीवन और कितना पूरा समर्पण का भाव, परिश्रम की परिकाष्ठा, पराकाष्ठा, ये सब करके ही ऊपर तक पहुंचे। और राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? पूरी तरह मस्ती के मूड में हैं, जिसका चाहे उसका अपमान कर देते हैं, जो चाहे बयान दे देते हैं, जिस मुद्दे को चाहे उसको प्रेस के जरिए प्रसारित कर देते हैं, ना सीडब्ल्यूसी की सुनते हैं, ना पार्टी में और किसी की सलाह लेते हैं। एक कोटरी है, उसके जरिए वो संगठन पर और पार्टी पर कब्जा किए हुए हैं। जब मन में आता है
तब संसद आते हैं, जब मन में आता है तब विदेश चले जाते हैं। तो अब लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। अब आप पूछेंगे कि क्या ये ऐसी स्थिति है कि कांग्रेस में बगावत होगी? इनके खिलाफ झंडा बुलंद करने वाले लोग खड़े होंगे? घर के भीतर से ही चूंकि मतभेद के संकेत मिल रहे हैं, तो वहां से कुछ होगा? अभी थोड़ा-सा इसमें इंतजार करना पड़ेगा। दिसंबर खत्म हो रहा है, 2025 खत्म हो रहा है और इसके साथ ही नया वर्ष 2026 शुरू हो रहा है। 2026 में 5 राज्यों में चुनाव हैं। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी। और इन चुनाव के परिणाम मुझे लगता है कि राहुल गांधी की किस्मत तय करेंगे, आगे का राजनीतिक जीवन तय करेंगे। क्योंकि एक-एक करके लोगों ने अगर अब जबान खोलनी शुरू कर दी है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में भारतीय जनता पार्टी के कामकाज के तरीके, चुनाव जीतने के लिए कितना श्रम, कितना परिश्रम, कितनी योजनाएं और फिर उन योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए भी अगेन परिश्रम की पराकाष्ठा करनी पड़ी, करनी पड़े तो करते हैं। उससे भी राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी का मौजूदा नेतृत्व जो कुंडली मारे बैठा है, वो कुछ सीखने को तैयार नहीं है, बल्कि अनर्गल आरोप लगा करके सिर्फ और सिर्फ अपना सिर बचाने की कोशिश है कि कोई मुझ पर ये आरोप ना लगा दे, मुझको ब्लेम ना कर दे कि इनके खराब नेतृत्व की वजह से पार्टी हार रही है। इसलिए अला भला जो भी मन में आ रहा है वो मुद्दे उठाते हैं और जो इकोसिस्टम है, जो मीडिया है दिल्ली का, वो तो इनके साथ है ही और मोदी के खिलाफ है। तो वो इनकी बात को ब्रेकिंग न्यूज करके चलाता है। लेकिन अब पार्टी फेड अप हो चुकी है, वो बहुत लंबा इंतजार नहीं कर पाएगी। इसलिए ऐसा लग रहा है कि स्थितियां, परिस्थितियां, पृष्ठभूमि और मंच सब तैयार है। अगर असम, केरल, क्योंकि बंगाल में तो कुछ आना जाना है नहीं कांग्रेस का, सबको पता है, लेकिन असम, केरल, पुडुचेरी, ये ऐसे स्टेट हैं जहां कांग्रेस की संभावनाएं रहती हैं। अगर इनमें भी तीसरी बार भी राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी हार जाती है, तब भीतरी बगावत को कोई रोक नहीं पाएगा, राहुल गांधी भी नहीं रोक पाएंगे। और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि फिर नेतृत्व किसके हाथ में आएगा। अगर इसी परिवार के पास नेतृत्व रहा, रणनीतिक तौर पर ही से ही अगर बहन जी को आगे किया गया, प्रियंका वाड्रा को, तो भी कोई सूरत है नहीं कांग्रेस के पनपने की। और एक भय ये लोग और इनके समर्थक दिखाते रहते हैं कि अगर गांधी परिवार लीड पोजीशन में नहीं रहा तो कांग्रेस टूट जाएगी, बिखर जाएगी, कांग्रेस का और सत्यानाश। इससे ज्यादा सत्यानाश क्या होगा? 90 से ज्यादा विधानसभा चुनाव हार जाना, 3 लोकसभा चुनाव हार जाना, 2 राष्ट्रपति के चुनाव, 3 स्पीकर के चुनाव हार जाना और लोकल बॉडीज के जितने चुनाव हो रहे हैं उनमें दुर्दशा होना, इससे ज्यादा बुरी हालत और कांग्रेस पार्टी की क्या होगी या किसी पार्टी की क्या होगी? तो इसलिए अगले 6 महीने बहुत निर्णायक होने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।
साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आप चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नीचे क्यूआर कोड दिया हुआ है, लिंक दिए हुए हैं, वहां जाकर के आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।